Hello my dear student, good morning to all. Welcome to my channel where every learning is enjoyable. और आज की क्लास ये समझ लें काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी खतरनाक, काफ़ी बेहतरीन होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर पेपर का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन की गति की जो तीनों समीकरण हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, और इसको निकालने के लिए हमारे पास में दो मेथड है, एक तो है ग्राफीय विधि और दूसरा है हमारे पास में कलन विधि। ठीक है, जिसको हम कैलकुलस मेथड बोलते हैं। तो ग्राफीय विधि आप 9th में पढ़ चुके हैं, उसी को जो है वो हम वापस आज करेंगे और उससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है वो कलन विधि बताऊंगा कि समाकलन और अवकलन से हम जो है वो कैसे न्यूटन की समीकरण जो है वो हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या तो आपको न्यूटन की जो है वो समीकरण पूछेगा, डेराइव करिए उनको, ठीक है ना, और या आपको जो है उससे रिलेटेड उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, या तो न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरेटिकल आपको जो ये इक्वेशन जो है वो डेराइव करने का बोलेगा। अगली बात समझ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की क्लास, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, ओके। सो नेक्स्ट 2 क्लास भी आप मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको कलन विधि करवाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा, और फिर उसकी अगली क्लास में मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा जो है वो न्यूटन की समीकरण पे। क्लियर है? ओके। आपको पता ही न्यूटन की समीकरण तीनों, v = u + at, s = ut + ½ at², और थर्ड हमारे पास में कौन सी है, वो है हमारे पास में v² - u² = 2as। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो है तीनों इक्वेशन है। ओके, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए गति की समीकरण, क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो एक समान त्वरित गति पढ़ेंगे। बता दूंगा एक समान त्वरित गति क्या होती है। ठीक है, तो फटाफट आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। जब मैं बोलूँ लिखने का तभी लिखना, अभी आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो समझिए। ठीक है, चलिए, तो अब ध्यान से समझो कि एक समान त्वरित गति के लिए गति की समीकरण है। तो एक समान त्वरित गति होती क्या है, तो यानी कि ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु का जो त्वरण है, अरे बस समझ, या हम बोल सकते हैं किसी वस्तु की ऐसी गति जिसमें उसका त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा नियत रहे, बदले नहीं। इस टाइप की जो आपके पास में गति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, त्वरित गति बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। यानी कि ऐसी गति जिसमें किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण और दिशा क्या रहे, नियत रहे, इस टाइप की या इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। पहले मैं इसकी परिभाषा लिख लेता हूँ तो समझ में आ जाएगी आपको ना। वह गति जिसमें किसी वस्तु के त्वरण का परिमाण तथा दिशा दोनों नियत रहे, इस प्रकार की गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। यानी क्या क्या चीजें पता चली यहाँ से, क्या क्या आपकी जो है नहीं बदलना चाहिए, नियत रहे। यानी क्या क्या, एक तो आपके पास में त्वरण का परिमाण और दूसरा आपके पास में क्या है, दिशा। ये दोनों ही आपके पास में क्या रहनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सारे एक सरल रेखा में गति में जो हो रहे होंगे वही कर रहे होंगे। तो चैप्टर का नाम ही सरल रेखा में गति है। ठीक है ना, कोई ये मत बोल रहा है हमें सर जो है वर्ताकार गति के क्वेश्चन करवाइए, हमें जो है वो कंपन गति के क्वेश्चन कराइए, दोलन गति के क्वेश्चन कराइए। यहाँ हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में अलग से चैप्टर है, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम आपके पास में सरल रेखा में गति है। तो यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन या जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सारी सरल रेखा में गति की पढ़ेंगे। आ रही बात समझ में? तो आगे हम जैसे बढ़ेंगे तो आपको हर प्रकार की गति के बारे में भी जो है वो आपको पता चलने लग जाएगा। क्लियर है? ओके, तो हाँ, मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक समान त्वरित गति। तो यहाँ पे जो वो सरल रेखा में जो गति हो रही होगी वो हम कौन सी मान के चलेंगे, एक समान त्वरित गति के बारे में हम जो बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, असमान त्वरित गति की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, जो न्यूटन की इक्वेशन है, वो असमान गति पे जो है वो लागू नहीं होती है। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे न्यूटन की जो समीकरण है वो हम दो तरह से हम निकालेंगे, एक तो ग्राफीय विधि से और एक हम निकालेंगे कौन सी, कलन विधि से। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिर्फ कौन सी, ग्राफीय विधि, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो।
क्लियर? अब जिनको पता होगा तो उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है तो वो ध्यान से समझना, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट बात करते हैं कौन सी, ग्राफी विधि की, ग्राफी विधि, ठीक है? ग्राफी विधि, तो देखो ग्राफी विधि में क्या, अच्छा ग्राफी विधि की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपने ये चीजें जो है वो पढ़ी है ना? एक ग्राफ बनाता हूं मैं पहले यहाँ पर, ये ग्राफ बना रहा हूं किसमें, वेग और समय। इस तरफ आपका मैंने समय ले लिया, इस तरफ मैंने आपके लिए ले लिया वेग ले लिया, ठीक है? ये आपका समय और ये वेग। अच्छा यहाँ आपके पास में समय क्या होगा, इस समय 0 होगा। तो मान लिया कि 0 समय पे किसी वस्तु का वेग जो है वो कितना था, u था, ठीक है? यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, माना t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग, t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग को हम किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब क्या होगा, मान लीजिए टाइम बढ़ेगा, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे आ गए हम, ये t, तो इसका मतलब t के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो स्पीड भी क्या होगी, या उसका वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है? t इक्वल टू 0 पे तो u वेलोसिटी पे वो चल रहा था, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उसने अपनी ये स्पीड को बढ़ाया, ये आपने जो वेलोसिटी को बढ़ाया और वो यहाँ कहीं आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये जो आपके पास में वेलोसिटी होगी, ये मैंने मान ली इसकी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है? ये इसकी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी, ये मैंने मान ली कितनी, v है, तो इसको मैं यहाँ से मिला लेता हूँ, क्लियर? और इसको भी जो है मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब क्लियर, ठीक है? यहाँ तक यानी कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वस्तु का जो प्रारंभिक वेग था वो कितना था, u था। इस तरीके से t बराबर कोई भी टाइम होगा, मैं t ले लेता हूँ, t बराबर t पर वस्तु का अंतिम वेग, तो अंतिम वेग जो होगा वो अंतिम वेग को हम किससे लिखेंगे, हम v से लिखेंगे, क्लियर? प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं, अंतिम वेग को हम जो है v से लिखते हैं। तो मान लीजिए समय के साथ में क्या होगा, स्पीड भी तो बढ़ेगी, समय जैसे बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, तो मान लीजिए यहाँ पे जाके उसका प्रारंभिक उसका अंतिम वेग ये है, t बराबर जो है वो t पर, कोई भी हो सकता है 10 सेकंड 5 सेकंड जो क्वेश्चन में दे रखा होगा हम बात करें, लेकिन हम अभी जो है वो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो इसलिए हम t को t ही रहने देंगे, ठीक है? अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक ये u है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये v है, तो मुझे बता सकते हो ये कितना होगा? तो कहीं का आंसर आ चुका होगा सर, v में से इस u को माइनस कर दीजिए, तो ये जो आपके पास में ये इतना सा है, ये आपके पास में कितना है, v माइनस u है। आगे बात समझ में? अब इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये आपके पास में o हो जाएगा, ये आपके पास में a हो जाएगा, ये आपके पास में v हो जाएगा, इसको c दे दीजिए, इसको d दे दीजिए, बोलो सही, और इसको आप जो है e दे दीजिए, क्लियर यहाँ तक? चलिए अब आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ हमें न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन निकालनी है, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस a t, ठीक है? चलिए अच्छा एक चीज ये भी देखिए कि मान लीजिए ये एंगल जो है वो कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है, ये आपके पास में थीटा एंगल बन रहा है, क्लियर? अब जब अगर आपके पास में थीटा एंगल बन रहा है तो हम चलते हैं यहाँ पे चित्र की ज्यामिति से, चित्र की ज्यामिति से, तो देखो चित्र की ज्यामिति से चलिए आप, तो ज्यामिति से आपको क्या पता चल रहा है, मुझे एक चीज बताइए, ये आपके पास में v माइनस यू है, ये यहाँ से यहाँ तक t है, तो ये भी कितना होगा, ये भी तो t होगा, ये भी तो t होगा। अच्छा आपको ये पता है, ये पता है, यानी कहने का मतलब ये कि थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है, भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, 90 डिग्री के सामने वाली कौन सी होती है, कर्ण होती है, पीछे बची क्या, आधार। तो लंब और आधार आपको पता है, तो किस में आता है, वो tan थीटा में आता है, तो इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए आप BC अपॉन AC, ठीक है? BC अपॉन AC, बोलो क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको जो चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो BC अपॉन AC आपके पास में tan थीटा है। मुझे बताइए ये BC ये आपके पास में कितना है, v माइनस u है, ठीक है? tan थीटा इज इक्वल टू ये आपके पास में कितना है, v माइनस u है, बट AC ये आपके पास में क्या है, t है। तो मुझे आप देख के बता सकते हो कि यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये किसके बराबर हो सकता है, ये आपके पास में त्वरण ही तो है, अरे ये त्वरण ही है। कैसे? आपको पता है ना त्वरण की परिभाषा क्या होती है, हाँ बताइए, वेग में परिवर्तन की दर।
तो ये वेग में परिवर्तन या वेग में अंतर बटे दर। दर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिवाइडेड बाय आपके पास में जो है वो समय, मतलब समय। दर का मतलब ये तो होता है ना, आपको जो भी चीज दे रखी हो जिसकी बात कर रहा हूँ, जैसे कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर बटा, मतलब वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, उसको जो है आप टाइम से डिवाइड करो। ये मैंने आपको बताया ना दर का मतलब, ठीक है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि त्वरण के बराबर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। बोलिए, ये समझ में आ रहा होगा आपको? यही तो होता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर बटा समय। इस t को इधर शिफ्ट कर लीजिए, आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ये a t इज इक्वल टू v माइनस यू, या आप इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए कि v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। बात एक ही है, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। इस u को जो है आप इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो v इज इक्वल टू आपको क्या निकल गया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। बोलो, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे कि आपको जो है वो ये ग्राफ दे रखा था, क्लियर। आपने ग्राफ दे रखा था, यहाँ से हमने, अच्छा ये ग्राफ कैसे बनाया, तो देखो t इक्वल टू 0 पे मान लिया इसका वेग u है, तो माना t इक्वल टू 0 पर प्रारंभिक वेग u, और t इक्वल टू t पे जैसे जैसे समय बीतेगा तो मान लिया उसकी स्पीड यहाँ आके इसकी जो फाइनल होगी, इससे ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, टाइम नोट कर लिया, ठीक है ना। तो ये इसकी जो स्पीड बोलो, जो वेलोसिटी बोलो, ये हम बात कर सकते हैं, वेग बोलो चाहे चाल बोलो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये तो t इक्वल टू टी पे उसका वेग कितना था, v था, क्लियर। अब आपसे पूछना, बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है v, और ये कितनी है आपके पास में u, तो v में से आप u माइनस कर दोगे तो इसका मतलब हमारे पास में v माइनस u ये डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, फिर हमने क्या किया, चित्र की ज्यामिति से हमें ये एक त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ लिख लो आप, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर BC बटे AC, यानी लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार, BC की वैल्यू v माइनस यू दे रखी, यहाँ पर रख ली, और ये आपके पास में t, और ये v माइनस यू यानी वेग में परिवर्तन, ये बटा समय क्या होता है, त्वरण होता है। तो a इज इक्वल, त्वरण को किससे लिखते हैं, a से लिखते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे t, ये याद रखना, ठीक है। t को इधर शिफ्ट कर दिया तो at इज इक्वल टू v माइनस यू, u को इधर शिफ्ट कर लिया तो आपके पास में v इज इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस at। यही न्यूटन की फर्स्ट समीकरण होती है, सबको पता है, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन की भी जो है हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सो पहले इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट, फटाफट नोट करिए इसको, ठीक है। आई होप लिख लिया होगा आपने। क्लियर, हटा दे इसको, चलो मैं इसको वापस बनाऊंगा, ठीक है ना, इस ग्राफ को मैं वापस बनाऊंगा। एक सेकेंड ना, क्योंकि साउंड आ रहा था इसलिए। चलिए, सो अब बात करते हैं हम न्यूटन की सेकंड और थर्ड इक्वेशन पे। तो पहले मैं एक बार इस ग्राफ को वापस से बना देता हूँ। यहाँ आपके पास में ये u है, ये आपके पास में 0, ये आपके पास में यहाँ पे t है, ये v माइनस यू है, ये आपके पास में थीटा, ये आपके पास में v हो गया, ठीक है। और ये नाम दे रखा था आपको, o दे रखा था, ये a था, ये आपके पास में b था, ये c, और ये b, और फिर ये आपके पास में e। क्लियर है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको जो है वो एक तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन आपको पता ही है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। तो बात करेंगे इसको कि आएगा कैसे है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको विस्थापन चाहिए। s का मतलब क्या होता है, विस्थापन या दूरी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ दूरी क्या, मैं बात करूँ आपसे विस्थापन, तो विस्थापन क्या होता है, दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी। तो देखो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, तो इसकी न्यूनतम दूरी यही तो होगी। तो अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा जो इसके अंदर जो ये क्षेत्रफल आ रहा है, इसको हम निकाल लेंगे।
ये क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो विस्थापन है, विस्थापन क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अगर आपने ये क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका मतलब आपने विस्थापन निकाल लिया। क्लियर? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कि ये क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर एक तो हमें ये आयत दिख रहा है और एक हमें ये त्रिभुज दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आ रही बात समझ में? तो यानी कि विस्थापन को हम किससे लिखेंगे, एस से लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आपको पता होना चाहिए, अब ये आप मुझसे मत पूछना सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मुझे बताओ ये आयत है, ये इसकी लंबाई मान लो, चाहे इसको लंबाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये u है और ये t है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, u इंटू टी प्लस। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये आपके पास में 1/2 आधार, इस त्रिभुज का ये आधार हो गया, तो ये भी आपके पास में कितना है, ये भी टी ही तो है। तो ये आधार इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई इसकी हो गई, यानी कि ये v माइनस यू, ये इसकी ऊंचाई हो गई। आगे बात समझ में? अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखना, और तो ये आपके पास में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब यहाँ पे मैं जो है वो एक चीज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, t से मल्टीप्लाई करता हूँ और t से डिवाइड करता हूँ। अब आप बोलोगे सर ये क्यों किया, इसकी क्या जरूरत थी। तो मुझे एक चीज बताइए आप यहाँ पे, कि हमें फॉर्मूला क्या पता है कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें a भी तो बनाना पड़ेगा, यानी त्वरण बनाना पड़ेगा। और त्वरण अभी आपने लिखा था v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि इस v माइनस यू के नीचे t आ जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली तो t लिख नहीं सकते, क्योंकि किसी इक्वेशन में हम अपनी मर्जी से कुछ भी चीज जोड़ नहीं सकते, कुछ भी चीज घटा नहीं सकते। हाँ, या हम कुछ भी चीज जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप कोई चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उतना ही जो है आपको वापस डिवाइड भी करना पड़ता है, क्योंकि इक्वेशन को बैलेंस रखना पड़ता है। तो t से डिवाइड करोगे तो t से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास में s इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में कितना, ut प्लस ये आपके पास में 1/2, ये आपके पास में क्या हो जाएगा t, ये आपके पास में क्या हो जाएगा a, और ये आपके पास में t। आगे बात समझ में? अब आप देख लीजिए यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपके पास में न्यूटन की सेकंड इक्वेशन भी आ गई, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब एक और चीज समझते हैं हम यहाँ पे। अब हमें क्या निकालनी, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन निकालनी। तो ध्यान से सुनना, हमें पता है कि त्वरण जो होता है वो E इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बटे टी, ये होता है, हमें पता है। क्लियर? मैं क्या करता हूँ, यहाँ से t निकालता हूँ, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। t को उधर शिफ्ट कर लिया, a को नीचे लेके आ गया, तो v माइनस यू अपॉन ए। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखना कि मैं जो है वो इस इक्वेशन को यहाँ से वापस लेता हूँ। अरे बात समझ में? इसी इक्वेशन को मैं यहाँ से ले रहा हूँ वापस, यहाँ पे लेता हूँ इसको। तो देखो आपके पास में क्या है, ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, ये मैंने ले लिया यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, तो ये जो t दे रखा है ना, v माइनस यू अपॉन है, इस t की जगह मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक यहाँ रख लेता हूँ और एक यहाँ रख लेता हूँ, यही होगा। ठीक है, u इंटू टी, तो s इज इक्वल टू u, t की वैल्यू आप रख लो यहाँ पे, क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, फिर प्लस हाफ इंटू इस t की जगह पे रख लो आप v माइनस यू अपॉन ए, फिर मल्टीप्लाई कर लो आप v माइनस यू से। बोलो क्लियर है चीजें यहाँ तक? हमने क्या किया, इस t की जगह v माइनस यू अपॉन ए रख लिया, यहाँ पे भी रख लिया और यहाँ पे भी रख लिया। क्लियर? अब आगे देखो क्या करना है, s इज इक्वल टू इस u को अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, ये u v माइनस यू इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन ए। बोलो क्लियर है यहाँ तक? फिर प्लस ये देखो v माइनस यू इंटू वी माइनस यू, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, v माइनस यू का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू ए। बोलो सही है? अब इसका अगर आप एलसीएम ले लीजिए, लसअप ले लीजिए, तो लसअप क्या आ जाएगा इसका, 2a लसअप आ जाएगा, यहाँ से a, यहाँ से 2 है तो 2a लसअप आ जाएगा, a से ये a कट जाएगा, 2 से ये पूरी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू यू वी माइनस यू स्क्वायर, फिर प्लस 2a से ही 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास में बचेगा क्या यहाँ पे, v माइनस यू का
होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस आप बैक करके देख लेना, ठीक है ना। आपको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा मेरे साथ में पढ़ा करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ रहे हो और फिर वापस आप जो 2 महीने बाद में या 3 महीने बाद पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाली। हमारी बात समझ में, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना। कोई चीज़ हम रिवाइज क्यों करते हैं, एग्जाम में 60% और 90% वाले में डिफरेंस क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है कि वो चीज़ें बार बार 90% वाला बच्चा जो है वो उसको रिवाइज करता है। क्योंकि आप एक चीज़ को मान लीजिए आपने आज याद किया तो 10 दिन 15 दिन तक आपको याद रहेगी। अब आपको अगले और आगे तक याद रखना है तो आप क्या करोगे, वापस रिवाइज करोगे ना। जैसे आप रिवाइज करोगे तो उसको आपको वापस जो है 10-15 दिन आपको और याद रहेगी। आ रही बात समझ में। तो रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार पढ़ के एग्जाम नहीं दिया जा सकता, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चलिए अब इस 2 को क्या करिए, आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2uv माइनस 2 को u से मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ लगा लीजिए आप a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 2ab, यही होता है, और डिवाइडेड बाई आपके पास में कितना 2। अब जो चीजें कट रही है वो काट दो। तो देखो 2uv से ये 2uv कट जाएगा, है ना। 2uv से 2uv कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बच गया आपके पास में, तो s इज इक्वल टू, यहाँ से देखो एक तो v स्क्वायर बच गया आपके पास में, फिर देखो 2u स्क्वायर मिला, तो ये माइनस का 2u स्क्वायर, ये प्लस का u स्क्वायर, तो -2 में से +1 चला जाएगा, तो पीछे बचेगा माइनस का u स्क्वायर और फिर बटे 2a। अब आप क्या करिए, इस 2a को इस तरफ सेट कर लीजिए, तो आपके पास में आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। बोलो सही है। तो ये आपको पता है कि न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी दुनिया जानती है। तो इस तरीके से हमने जो है वो न्यूटन की तीनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर? ये नोट करिए फटाफट, फिर हम उसके बाद में एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपकी चीजें जो है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम अपने एक एग्जांपल पे चलते हैं, और काफी अच्छा एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। हम क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, अपने क्वेश्चन का लेवल जो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आ रही बात समझ में। तो अभी जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको कलन विधि पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद आपको जो है वो इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा, तो आपको चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी हमें जो गुरुत्व के अंतर्गत जो गति होती है उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। तो वहाँ समीकरण क्या होगी उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी इतना आगे नहीं जा रहा मैं, अभी इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या कहता है ये एग्जाम्पल कि एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से 25 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान त्वरण से त्वरित होती है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक समान त्वरण, अगर नहीं लिखा हुआ हो तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली हम ये मान के चलते हैं कि वो सरल रेखा में गति है, क्योंकि रेलगाड़ी को मान सकते हैं कि वो किसी एक सीधी जो वो पटरी पे चल रही होगी, ठीक है। तो इस समय में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है कि रेलगाड़ी ने जो है कितनी दूरी तय की है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए शुरू करें अपने इस क्लास को। तो देखो आपको क्या लिखा हुआ कि एक रेलगाड़ी स्थिर अवस्था से, तो जब स्थिर अवस्था से लिखा हुआ तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। हरी बात समझ में। उसका प्रारंभिक वेग कितना है, 0। स्थिर अवस्था का मतलब क्या, रुकी हुई है, तो रुकी हुई है तो इसका मतलब उसका प्रारंभिक वेग, यहाँ पे जब प्रारंभिक वेग आपको दे रखा है, प्रारंभिक वेग दे रखा है आपको कितना, u इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बोला कि 25 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका मतलब ये इसका अंतिम वेग हो गया। तो अंतिम वेग, ये ध्यान रखो, अंतिम वेग कितना दे रखा है, अंतिम वेग v दे रखा है आपको कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज ये बताइए, आपको टाइम तो 25 सेकंड दे रखा है, या आपको प्रति घंटा दे रखा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे सेकंड में। और कईयों को ये पता भी होगा कि किलोमीटर से किलोमीटर प्रति घंटा को अगर हम मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अरे बात समझ में, क्योंकि अभी तो आपको पता रहेगा 5/18 से गुणा करके, लेकिन आया कहाँ से वो पता नहीं रहेगा आपको। सो 90 इंटू किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। सो ये आपके पास में 1000 मीटर बटे, आपको पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, ये सबको पता है। सो 3600
और ये आपके पास में सेकंड, सो मीटर पर सेकंड में बदल दिया। अब आप क्या करिए, यहाँ से आपको पता है कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आपका जो है वो 5 बार कट जाएगा, ये जो है वो 18 बार कट जाएगा 2 के पार्ट से, ये 18 से जो आपके पास में ये 5 बार कट जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? सो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में v इज इक्वल टू कितना निकल के जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने जो है वो v t निकाल लिया। ये आपने v की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन में आपको t भी दे रखा है, तो t आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, t दे रखा है आपको कितना, 25 सेकंड। तो ये जो आपको जो क्वेश्चन के अंदर 25 सेकंड जब आपको टाइम भी दे रखा है, ठीक है, टाइम दे रखा है, तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, अब आपको दूरी कैलकुलेट करनी है। आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है कि इस समय में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है जब भी दूरी का क्वेश्चन आए इस टाइप में कि दूरी ज्ञात कीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ आप हमेशा न्यूटन की सेकंड और थर्ड इक्वेशन आप जो है दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। अरे बात समझ में, न्यूटन की दूसरी और तीसरी दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज करिए आप यहाँ। तो देखो मैं अगर आपको दूसरी इक्वेशन यूज करता हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो कईयों का ये डाउट आएगा सर हम दूसरी यूज करें या तीसरी यूज करें। देखो यहाँ ऐसी सिचुएशन है कि आप दूसरी भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा और तीसरी भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमको डेटा से पता करना पड़ेगा कि आपको क्या दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपके देखो टाइम आता है, इस फॉर्मूले में टाइम आता है, लेकिन हम बात करें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो वहां टाइम नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन में आपके देखो यहाँ पे आपको जो टाइम दे रखा है, तो जिस समीकरण में आपके टाइम आ रहा है वो समीकरण आप यूज करिए। तो यहाँ पे मेरे पास में टाइम आ रहा है, आ रही बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चीजें पता है। तो देखो u पता है, t पता है, 1/2 कांस्टेंट है, a नहीं पता है और t पता है, तो हमें a निकालना पड़ेगा। तो a निकालने के लिए आपको पता है ना कि a कैसे निकालते हैं, v माइनस यू बटे टी, त्वरण है ना, बस वेग में परिवर्तन या चाल में परिवर्तन कोई भी बोलो आप, बटे समय। तो a इज इक्वल टू ये कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है, v आपको कितना दे रखा है 0 दे रखा है और टाइम कितना दे रखा है 25, 25 से 25 कट जाएगा, a बराबर आपके पास में कितना निकल जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो ये आपके पास में a होगी। अब ये वैल्यूज आप सारी जो है इसमें रख लीजिए। तो आपके पास में s इज इक्वल टू u आपको दे रखा है 0, t दे रखा है आपको 25, ये आपके पास में 1/2, a की वैल्यू आपके पास में 1, t की वैल्यू आपके पास है 25 और ये 25 का स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो s इज इक्वल टू, ये तो आपके पास में 0 हो गया, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 बटे 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, s इज इक्वल टू 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा और फिर 2 बार जाएगा और फिर पॉइंट, फिर 1 बचेगा और फिर 5, 312.5। अरे भागे तो देना, करना कुछ नहीं है, 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 5 है तो 2 बार जाएगा, तो फिर 1 बचेगा पीछे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, फिर 5 बार जाएगा, तो 312.5 मीटर ये दूरी जो है वो रेलगाड़ी तय करेगी इस समय में, कितना 25 सेकंड। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। हम चाहते तो हम वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वो भी लगा सकते थे, ठीक है ना। तो v स्क्वायर आप ये भी कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो, ये भी आपके पास में ऑप्शन है ये वाला भी, कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, v की वैल्यू है प्रारंभ, तो अंतिम वेग आपके पास में कितना आ गया 25 मीटर। देखो आप किलोमीटर पर आवर में मत रखना, क्योंकि हमें सेकंड में दे रखा है, समय आपको सेकंड में दे रखा है, तो इसको भी आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपके पास में कितना देगा 25, तो 25 का स्क्वायर, फिर माइनस ये 0 दे रखा है 0, फिर 2 इंटू a, ये हमने निकाल लिया कितना आ गया 1, और फिर ये s, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और फिर और ये 0 छोड़ो इसको, और फिर आपके पास में क्या बचेगा यहाँ से 2s बचेगा, 2 इंटू s बचेगा। इस 2 को नीचे शिफ्ट कर लीजिए, तो s इज इक्वल टू कितना 625 बटे 2। तो कैसे भी करोगे आप आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यही तो चीज थी हमारे पास में, ये भी आप लगा सकते हो, थर्ड इक्वेशन भी आप लगा सकते हो, इससे भी आंसर आ जाएगा, सेकंड से भी आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई करो या थर्ड इक्वेशन अप्लाई करो आंसर आएगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि हमें सेकंड ही यूज करनी पड़ेगी, कई बार हमें थर्ड ही यूज करनी पड़ेगी। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन में मैं वेराइटी आपको देता रहूँगा, आपको चीज़ें समझ में आती रहेगी, और मैं आपको ये हमेशा बोलूँगा कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करिए। आरी बात समझ में, एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाने वाला। क्लियर है यहाँ तक? सो आज की क्लास हम यही फाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक तो कलन विधि से हम जो है वो न्यूटन की तीनों समीकरण डिराइव करेंगे, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आया होगा न्यूटन की तीनों समीकरण। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।